दोस्तों, जो इंसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे राय मांगते हैं अब की बार 400 पार। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझाइए क्यों। इलेक्शन कैंपेन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर किया क्या? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। दोनों साइड से। दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है। दे आर ब्रोक। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं। रैली वगैरह होती है, उसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं प्रॉपरली, बिकॉज आप जितना पूरे महीने में उतना नहीं देते हो, उतना वो 10 दिन की रैलीज अटेंड करने में कमा लेते हैं। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है? यंगस्टर्स बात करने लगे हैं। यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स हैज बिकम अ कूल थिंग टू टॉक अबाउट। Just me and Dhruv Rathi, baby. Yes. व्हाट्सएप के भारतीय इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन कीजिए फ्रॉम एन इलेक्शंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। इन प्लेसेस लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इन गुजरात एक बड़ा सा कैंपस है जिसके अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को लेके, एंड देयर ओनली जॉब इज कि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि ये व्हाट्सएप पे वायरल करना है, वो सिर्फ उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं। उफ, क्या होती है एग्जिट पोल? एजेंसीज होती हैं कुछ, और मीडिया हाउसेज ये करते हैं कि कौन सी सीट कौन जीतने वाला है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। इस साल भी इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपको जो 2 इविल हैं उसमें से जो लेसर इविल है, आपको उसे ही वोट करना है। थोड़ा ब्रूटल सवाल है, पर क्या हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? अगर सारे हिंदूज बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी साउथ इंडिया में जीत रहा होता। और क्या ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? कुछ लोग कोशिश करते हैं, बट फिर धीरे धीरे उनको कर्टेल कर दिया जाता है। काफी सारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट करे हमने टीआरएस पर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव और डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास ओरिएंटेड पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपने आज तक देखा नहीं होगा। जब मैं खुद पॉलिटिकल पॉडकास्ट के रिसर्च में घुसा रहता हूं ना, तब इनको कंसल्ट करता हूं, तब इनसे सवाल पूछता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, शी इज वन ऑफ द शार्पेस्ट पॉलिटिकल कॉमेंटेटर्स इन आवर कंट्री। बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन है ये। बिल्कुल भी राइट लीनिंग या लेफ्ट लीनिंग, एंटी मोदी जी, प्रो मोदी जी कॉन्वर्सेशन नहीं है। सीधी बात करिए आज के पॉडकास्ट में। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ दिस वर्क। और ये मैं क्यों कह रहा हूं या आप आज देखोगे, क्योंकि श्रुति चतुर्वेदी का डेब्यू हो चुका है टीआरएस पर। वेरी वेरी गुड एपिसोड, मस्ट वॉच फॉर ऑल इंडियंस अकॉर्डिंग टू मी। एंजॉय। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, जो इंसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे राय मांगते हैं, इनसे मदद लेते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं। कहा जाता है कि इलेक्शन सीजन ना पॉलिटिशियंस के लिए गेम ऑन टाइम होता है। तो उसी गेम ऑन टाइम के दौरान श्रुति चतुर्वेदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट रहे हैं, एक कॉल हमेशा मैं श्रुति को करता हूँ। मैं उनकी कंसल्टेशन लेता हूँ, उनके टिप्स लेता हूँ, उनके ट्रिक्स सीखता हूँ। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि द पॉडकास्ट वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर श्रुति चतुर्वेदी। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हो श्रुति? एकदम मजे में। ये आप ऑफिशियल भाषा में समझाइए। मैं मदद करती हूँ लोगों की, मैं प्रोफेशनली नहीं करती ये काम। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों की, या जो मुझे लगते हैं जो लोग देश के लिए सही में अच्छा काम कर सकते हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे मैं अपनी कोई भी जो मेरे पास स्किल सेट है वो स्किल सेट उन्हें देकर कैसे उनकी लाइफ ईजी बना सकती हूँ, मैं वो बनाने पर काम करती हूँ। ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये सोशल मीडिया से डिसाइडेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये पिछले 8-9 साल से देख रही हूँ, और जब मैं स्टार्टिंग में देखती थी और जब हम सोशल मीडिया की बात करते थे, तो जो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं ना, दीज आर, ये बूढ़े लोग हैं। मतलब मैं बूढ़ा भी नहीं कहना चाहूँगी, बट इनकी एज है, सीनियर है, तो उनके आसपास के भी जो लोग होते हैं, कह दो बूढ़ा। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर बूढ़ा पॉलिटिशियंस, बट हाँ, मतलब जो है जिन्होंने शायद सोशल मीडिया, उनको लगता था कि ये बच्चों वाली चीज़ है, इससे हम इलेक्शन नहीं जीतते हैं। और ये मैं भी
कहती थी कि इलेक्शंस आप सोशल मीडिया से नहीं जीतते हो, जी। और तब जो सोशल मीडिया का बजट होता था वो मतलब मन रखने के लिए बस दे दिया है तो दे दिया है वैसा होता था. दिस इलेक्शन इट इज़ सो डिफरेंट एंड इट्स सो फैसिनेटिंग दैट सबसे ज़्यादा बजट सोशल मीडिया को दिया गया है. हर चीज़ में ना आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का उतना बजट होता है, ना आपकी रैलीज का उतना बजट होता है जितना सोशल मीडिया का बजट होता है. वाह. So this election is completely on social media, and probably Bharatiya Janata Party had realized this in 2014 that social media was going to be so important. But जो opposition वाले कभी ऐसे बात करते थे, जो budgets में cut down कर रहे होते थे, अब कोई I have not met a single politician जिसने ये कहा हो कि सोशल मीडिया का बजट हम लास्ट में देंगे. यार YouTube से कमाई कितनी होती है. पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स. पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं. मैं मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे. पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक. अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक्ड डाउन बिलो. ओके, ताकि लोग इसे ज़्यादा समझ सके, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कंपेयर 2024 विद 2014 वर्सेस विद 2004, फर्क क्या था इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, ताकि लोग ज़्यादा समझे जो आपने अभी कहा उसे. सो बहुत ही नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है हर इलेक्शन का. मतलब एक आपको एक बार टेम्पलेट बैठ गया ना दिमाग में, आप रात को सोते में से मुझे उठा के पूछ लोगे कि इसके बाद क्या होना है, तो मुझे पता है इसके बाद ये होना है. हर नेता को पता होता है, हर एक को पता होता है. पहले के ज़माने में मतलब क्या? सो एक जैसे हम एग्जाम्स में एक फॉर्मेट होता है कि आपका पहले Q&A आएगा, फिर आपका लंबे क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट आएगा. वैसे इलेक्शंस का एक सेट फॉर्मेट होता है कि अगर जिला का इलेक्शन है, परिषद का, तो इसी तरह से लड़ा जाता है. असेंबली इलेक्शन है तो इसी तरह से लड़ा जाता है. मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँगी कि जो पहले के ज़माने में इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत ही ऑन ग्राउंड वो इलेक्शंस हुआ करते थे, जिसमें आपको हर घर में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, आप रैलीज बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप हर जगह होर्डिंग हो रहे हैं, आपके ढोल नगाड़े बज रहे हैं. वो सब चीज़ें आज भी हो रही हैं, पर उसके सब्स्टिट्यूट में लाइक राइट नाउ. तो मैं आपको एक और चीज़ ऐसे बताऊंगी कि इलेक्शंस आप कभी भी काम दिखा के नहीं जीतते हो, है ना. आपको तन मन धन मन दिल हर एक पे हावी हो जाना है सामने वाले के, उसी से आप इलेक्शन जीतते हो. तो आप कह रहे हो कि पास ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं. पर इलेक्शन के दौरान स्ट्रैटेजीज होती है. स्ट्रैटेजी होती है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. आपको सामने वाले के दिमाग पर हावी हो जाना है, आपको सामने वाले को खुद से ऑब्सेस कर लेना है. आप सिर्फ उसी से इलेक्शन जीतते हो. दैट द मोर पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, द हायर द चांसेस कि आप इलेक्शन जीतोगे. आज तक आप ग्राउंड पर आओगे, आप लोगों से पूछोगे कि काम हुआ है नहीं हुआ है, उनको नहीं फर्क पड़ता है काम हुआ है या नहीं हुआ है. दे जस्ट लाइक समबडी कि अरे मुझे ये पसंद है तो मैं इसे वोट दूंगा या दूंगी, या मेरे घर वाले इन्हें इतने सालों से वोट देते आ रहे इसलिए मैं इन्हें वोट दूंगा या दूंगी. फिर कास्ट आ जाता है फैक्टर उसमें. तो पहले जो ट्रेडिशनली ये सब हुआ करता था, इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए सोशल मीडिया इज़ वन थिंग, क्योंकि हर कोई अब सोशल मीडिया पर है ना. पहले हम लोग जो सोशल मीडिया पर हुआ करते थे, अब हमसे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा सोशल मीडिया पे हैं, राइट. कभी कभी हमको उन्हें रोकना पड़ता है कि ओके जस्ट स्टॉप स्क्रोलिंग एट दिस पॉइंट. तो बिकॉज इट इज़ बिकम सच एन एक्सटेंशन ऑफ आर आइडेंटिटी एंड ऑफ आर लिविंग कि हम हमारे लिविंग, आई थिंक लोग दिन के 6-7 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं. तो आपको अगर उनके मन पे, उनके दिमाग पर हावी होना है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहनी है. और इतने सारे अलग अलग तरीके हैं. देयर इज़ AI, अब AI भी आ गया है. इतने सारे डिसमिनेशन के तरीके हैं. तो इस तरह से इलेक्शन वॉरफेयर में अब चेंज हुआ है. लाइक हाउ डू यू फाइट दिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. तो पहले टूल्स कम हुआ करते थे, अब टूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. और जो इन टूल्स को जल्दी सीखता है, जल्दी अपनाता है, जल्दी इम्प्लीमेंट करता है, वो जीतता है. जैसे कि 2014 में अगेन आई थिंक भारतीय जनता पार्टी ने जो रियलाइज़ किया, शायद कांग्रेस ने उस चीज़ को उतना तूल नहीं दिया था उस वक्त, कि भारतीय जनता पार्टी वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट सोशल मीडिया. मतलब वो इलेक्शन ने शुरुआत किया, ट्रिगर किया सोशल मीडिया रिवोल्यूशन को. एंड तब शायद दूसरी पार्टीज़ ने उनको इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था. तो वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, क्या आगे बढ़ने वाला है, किस तरह से लोग सोचने वाले हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज की तारीख में भी वो जीतते ही जा रहे हैं. 2014 के इलेक्शन कैंपेन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए. एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर किया क्या? सोशल मीडिया से सबसे पहले तो आपका आउटरीच, जो आपका तब फेसबुक बहुत डोमिनेंट हुआ करता था, इंस्टाग्राम उतना डोमिनेंट नहीं था. तो फेसबुक पर आउटरीच,
सेकेंड थिंग जो कि अब है, भारतीय जनता पार्टी का मैं जैसे आपको बताती हूँ और कांग्रेस का आपको जैसे कुछ बताती हूँ। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ह्यूज। हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर नॉर्मली मान लो कि 150 से 200 लोग हैं। जो सोसाइटी के, जो हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, किटी पार्टी वाले ग्रुप्स होते हैं, भजन मंडली वाले ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और ये तो ओवर एंड अबव वो इतने सारे ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं। देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री जो कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिख दोगे आप ट्विटर पे, तुरंत आपको गाली गलौज आनी शुरू हो जाती है। और ये सब मैन्युफैक्चर्ड होता है। लाइक नन ऑफ दिस इज रियल पीपल। कोई रियल लाइफ में इंसान आप पे पत्थर नहीं मार रहा है, ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मार रहे हैं। तो दोनों साइड से अभी भी दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है कि वो इतना खर्चा कर सके। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दैट दे आर ब्रोक। तो वो शायद इतना खर्चा इस चीज़ पे नहीं कर सकते जितना ये साइड राइट विंग प्रॉबेबली कर पा रहा है कि आप हर चीज़ को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट्स आप देखोगे इतने ज़्यादा टारगेटेड हैं। तब एआई वगैरह का उतना रिवोल्यूशन नहीं था 2014 में, बट सोशल मीडिया पर जैसे कि लाइव रैलीज़ करना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बातें करना, जो ट्रेडिशनल मीडिया था आज की तारीख में भी प्रॉबेबली आज TRS जो शो है आपका इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनी ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज। एंड दैट इज़ द रीज़न सारे मिनिस्टर्स आपके पॉडकास्ट पर आते हैं, इज़ बिकॉज दे कुड प्रेडिक्ट 2014 में कि अगर मुझे लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उनकी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचना है। मुझे कोई बड़े बड़े पन्ने पर ऐड उतना नहीं पड़ने वाला है जितना लोग अपनी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले हैं और जितना वो सुनने वाले हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ समबडी हु डिड फेसबुक लाइव्स। उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है इलेक्ट होने के बाद में, बट फेसबुक लाइव उनके आते हैं, उनके और उनके मिनिस्टर्स के। तब से मतलब आपका ऑपोजिशन पर अटैक कैसे करना है, ऑपोजिशन को ट्रैक कैसे करना है, लोगों की फीड्स तक कैसे अपने पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन को पहुंचाना है और कैसे कोई भी अगर आपको अपोज कर रहा है तो उन्हें कैसे चुप कर देना है। ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं और अब बस इट हैज़ जस्ट ग्रोन मल्टीफोल्ड। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, पर इस कॉन्वर्सेशन के लिए हम शुरुआत करेंगे ABCs से। ठीक है। क्योंकि मेरे आसपास अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो खुल के कहते हैं कि या तो वो नोटा के लिए वोट करेंगे या वोट करेंगे ही नहीं। बहुत सारे टीनेजर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं खुले माइंड के साथ। तो एट प्रॉब्ली से पहले तो ये समझाइए कि क्या हमें वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी नेशनल ड्यूटी है वोट करना। क्यों? एक तरह से मैं कहूँगी कि हर एक की लाइफ में पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं अर्बन अमीर लोगों से भी मिलती हूँ, उनके बच्चों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अरे पॉलिटिक्स आई एम ए पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई थिंग। और ये बहुत ही फैशनेबल तरह से वो बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं बोल के। पॉलिटिक्स हर एक की लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आज की तारीख में मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। किसी ने फाइट किया कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, कि लड़कियाँ बाहर घूम सकती हैं, किसी ने इंश्योर किया कि आज पूरा इंडिया सेफ है कि लड़की घूम सकती है, तब जाके मैं इतने पूरे देश भर में घूम पाती हूँ और तब जाके मैं इतनी नॉलेज गेन कर पाती हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर बैठ पाती हूँ। आपके जो कैमरा पर्सन है आज ये यहाँ पर हैं बिकॉज किसी ने पॉलिटिकली इंश्योर किया कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आज आपका पॉडकास्ट जा पा रहा है बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन दैट अलाउज कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर बिना सेंसर हुए जा सकता है ना। तो पॉलिटिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब आप कब उठ रहे हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और अगर आपको आज वोट ना करके और फिर अगर आपको कल क्रिप करना है कि अरे यार ये मेरा गोखले फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा इतने सालों से, तो देन यू हैव नो राइट टू क्रिप ऑनेस्टली। तो आपको वोट करना ही चाहिए। येस, मुझे ये जनरल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा समझ आता है। कई बार मैं भी खुद बोल देती हूँ कि मतलब क्या मतलब है वोट करने का जब पता है कि कौन जीतने वाला है। तो और ये बहुत जनरल सेंटिमेंट है कि मैं गई वोट करने या नहीं गई, मुझे पता है हु इज़ गोइंग टू विन। और धीरे धीरे मतलब ऑपोजिशन पे से भी भरोसा उठ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि सारे कैंडिडेट्स इतने ख़राब है, मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहती, तो हम नोटा को वोट कर देते हैं या वोट देने ही नहीं जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, आज की तारीख में आपको जो 2 एविल हैं उसमें से जो लेसर एविल है आपको उसे ही वोट करना है, जो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके लिए वोट करें। और वोट करना इज़ जस्ट अ पेट्रियाटिक ड्यूटी। अगर आपको आपका देश पसंद है, आपको आपके देश के लोग पसंद है, तो आपको वोट करना ही है। और नोटा को वोट नहीं करना है। मतलब आई डोंट नो हाउ लाउड डू आई से दिस, नोटा इज़ द मोस्ट यूजलेस फीचर
ऑफ इंडियन इलेक्शंस। नोटा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है दूसरे देशों में जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया है। आज की तारीख में अगर 100 वोट डल रहे हैं उसमें से 99 वोट भी अगर नोटा को गए हैं और एक वोट वो कैंडिडेट ने खुद को डाल दिया तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। जहाँ कि दूसरे देशों में अलग चीज़ें होती है कि अगर नोटा को सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नोटा हुए हैं तो री इलेक्शन होंगे। पूरे देश भर में नोटा का कोई मतलब नहीं है, आप आपका वोट वेस्ट कर रहे हो नोटा देकर, इससे अच्छा आप घर पे चिल करो। फिर क्योंकि आपने इलेक्शंस में इतना ज़्यादा काम किया है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मोस्टली इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यही है ना? बिल्कुल आज धर्म भी के ऊपर भी होते हैं, कास्ट के ऊपर भी होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। मेजॉरिटी वोट्स भी धर्म और कास्ट के ऊपर ही मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, मतलब केरला से लेकर कश्मीर तक। साउथ ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है ये चीज़, क्योंकि वो थोड़ा द्रविडियन आइडियोलॉजी प्लस उनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल, उनका हिंदुइज्म भी बहुत अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो उनका अप्रोच ऑफ हिंदुइज्म बहुत डेमोक्रेटिक है। तो जो चीज़ें हम जैसे हम नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेके इतना प्योर इम्प्योर का टैग लगाते हैं, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेजर हिंदू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है नॉर्थ ऑफ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया में जाने के लिए, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया है कि कल्चरली ऐसे होना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाने वाले अच्छे, ये खाने वाले बुरे, ये ऐसा सोचने वाले अच्छे, ऐसा सोचने वाले बुरे, ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उनका हिंदुइज्म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया। हर साउथ इंडियन को अपनी लैंग्वेज और अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सेकेंड इज़ वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, विच इज़ मतलब हम जैसे कुछ हिंदू फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली होती है तो हम दिवाली पर पूजा वगैरह करते हैं। हमारे लिए इन नॉर्थ इंडिया एंड आई कम फ्रॉम गुजरात, तो हमारे लिए इट्स ऑल प्योरिटी 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 एंड दैट प्योरिटी कम्स फ्रॉम नॉट ईटिंग नॉन वेज, कि आज दिवाली पे आपके घर नॉन वेज नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। जहाँ की उल्टा होता है साउथ ऑफ इंडिया में, सुबह मटन करी और पराठा खाया जाता है एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिचुअल ऑन दिवाली। तो बहुत सारे उनके रिचुअल्स काफ़ी अलग हैं। प्लस जब आप चीज़ें बैन करते हो, जैसे हिजाब बैन किया, तो साउथ ऑफ इंडिया में आपने हिजाब बैन किया मुस्लिम्स के ऊपर, बट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल टुक इट पर्सनली कि आज उन्होंने हिजाब बैन किया, कल कुछ और बैन करेंगे। लिटरेसी क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को लेकर, तो वो काफ़ी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप एकदम हिंदू आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो तो दे आर मोर लॉजिकल देन प्रॉबेबली यूपी एंड बिहार, जहाँ पे एजुकेशन भी कम है, लोग स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में देखोगे तो पॉवर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों के स्ट्रगल कम है। तो जब हम बात करते हैं कि मुंबई में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं या वो इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं है, इज़ ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे की निकली हुई हूँ अपने घर से, मैं लोकल में ट्रैवल कर रही हूँ, फिर मैं बस चेंज कर रही हूँ, फिर मैं ऑटो चेंज कर रही हूँ, पूरे दिन का काम करके मैं रात को 12 बजे घर पहुँच रही हूँ। उसके बाद आप मुझे बोलोगे पॉलिटिकली अवेयर हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है पॉलिटिकल अवेयर होने का। इसलिए रिक्शाओं में, ट्रेन में, बस में पॉडकास्ट सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनने चाहिए, बिल्कुल सारे TRS के पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपको सुनने चाहिए। तो लोगों के पास क्योंकि इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि उनको लग रहा है कि मेरे को अभी लाइफ में और एक हेडेक नहीं चाहिए, सो आई वुड रादर लिसन कि मैं किसी म्यूजिक कुछ सुन लूँ या मैं कुछ अच्छा ड्रामा देख लूँ, वर्सेस मैं पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में एंगेज करूँ। जो कि साउथ इंडिया में पीपल आर मोर अवेयर, लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेरे एक वोट करने से क्या मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट होने वाला है। सो साउथ इंडिया, जैसे अब नॉर्थ इंडिया है, बहुत ही रिलीजियस आइडेंटिटी ड्रिवन है कि आप रिलीजन के ऊपर वोट ले सकते हो। साउथ ऑफ इंडिया पे आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर वोट लेना पड़ता है। सो आपने कितना लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पर काम किया है। नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है अपने माइंडसेट में। साउथ ऑफ इंडिया रिच है, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट जोन्स ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट कैपिटलिस्ट, दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस है और इसलिए किसी भी नेशनल पार्टी को साउथ ऑफ इंडिया में अपना आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका नेशनल आइडेंटिटी बहुत अलग है। और साउथ इंडिया में इसलिए जो लोकल पार्टीज़ हैं हमेशा वही जीतती हैं, क्योंकि लोकल पार्टी लोकलाइज कर सकती है अपने कम्युनिकेशन को, एक नेशनल पार्टी कैसे अपने कम्युनिकेशन को लोकलाइज करे। सो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में क्या सीन है? मैंने नॉर्थ ईस्ट ऑनेस्टली मैंने कभी कोई इलेक्शन नहीं किया है, और मतलब बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है फॉर दैट मैटर, बंगाल हो गया, अगेन बंगाल हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कल्चरल, वेरी लोकल, तो वहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादातर हमेशा जीतती है। सेम विद नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादा जीतती है या फिर अलाइंसेस ज़्यादा जीतते हैं। जो नेशनल पार्टी का अलाइंस हुआ है लोकल पार्टी के साथ में, वो अलाइंसेस ज़्यादा जीतते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि बिकॉज जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है वो इतना बल्क ऑफ
इलेक्टोरेट है तो एक कम्युनिकेशन उनके लिए आपने डिसाइड किया है, उसी कम्युनिकेशन को मैं नॉर्थ ईस्ट में कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकती। वहाँ के लिए मुझे बहुत लोकलाइज्ड अलग तरह से कम्युनिकेशन बनाना होता है, और इलेक्शन ब्रांड के ऊपर होता है, राइट। तो एक ब्रांड मोदी बन गया है, नाउ दिस इज अ सर्टेन ब्रांड ऑफ मोदी, नाउ दिस ब्रांड ऑफ मोदी कैन नॉट ऑल्सो बिकम द ब्रांड ऑफ मोदी, अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर साउथ ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर कश्मीर एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये ब्रांड ऑफ मोदी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में चल जाता है, तो बाकी के पार्ट्स के लिए वो लोग अलायंसेस करते हैं। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है आपके अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, यंगस्टर्स बात करने लगे हैं, यंगस्टर्स शेयर करने लगे हैं चीज़ों को। सो डेफिनेटली, एंड बिकॉज यंगस्टर्स को आपको इस तरह से एंगेज करना, एंड ऑल्सो बिकॉज यंगस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकली अवेयर। आई मीन आई डिफर जब लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स की नहीं पड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यंगस्टर्स बहुत पॉलिटिकल है, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके रिलेशनशिप्स में दिखता है, उनके फ्रेंडशिप्स में दिखता है, उनकी कलीग्स में दिखता है, उनके पियर्स में, आप ऑफिस में जाके देखोगे वहाँ पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है। और इंडिया हमेशा से बहुत पॉलिटिकल रहा है, और ये जनरेशन जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स फॉर सम रीजन, आई थिंक थैंक्स टू मोर पीपल लाइक यू हु आर यंग एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स हैज बिकम अ कूल थिंग टू टॉक अबाउट। इट इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये बोरिंग चीज है, आई एम ए पॉलिटिकल। यंगस्टर्स आर वेरी पॉलिटिकल। It's just me and Dhruv Rathi, baby. Yes. No, I mean, I work with people who are on all the ends of the spectrum, but I think you need more free speech, you need more free media. मतलब it is a joke, right? Like I was in the media, I was a news anchor, like it was the first job I ever had, और आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोलेगा एज अ जर्नलिस्ट, मैं कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगी खुद को। मतलब इट्स अ शेम टू बी कॉल्ड अ जर्नलिस्ट एट दिस पॉइंट। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मीडिया डज टुडे, इट्स सो ईजी टू मैनिपुलेट। पर ये जर्नलिस्ट की गलती नहीं है, ये बस सिस्टम की गलती है। नहीं, एक ना रीढ़ की हड्डी भी होती है जो मिसिंग है आजकल हर जगह से। तो मतलब एज अ जर्नलिस्ट यू कैन स्टिल टेक अ स्टैंड। आप रवीश कुमार को देख लो, ही टुक अ स्टैंड टुडे। रवीश कुमार चैनल इज प्रॉबेबली बिगर देन एनडीटीवी, इट इज जस्ट वन मैन शो डूइंग इट, राइट। सो एक थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए जर्नलिस्ट में। और जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है सरकार की तारीफ करना, जर्नलिस्ट का काम होता है कि सरकार में जो भी आए उनसे सवाल पूछो। जैसे इलेक्शंस एज अ मॉडल इज ब्रोकन, जर्नलिज्म एज अ मॉडल इज ब्रोकन। Why elections as a model is broken? इलेक्शंस फंडिंग इज ब्रोकन। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इतनी बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अरुण जेटली जी के टाइम पर अनाउंस किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कॉरपोरेट से फंडिंग ले सकते हैं विदाउट रिवीलिंग कि उन्होंने कहाँ से फंडिंग लिया है। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री, इट इज़ रिचर देन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, लाइक एनी कॉरपोरेट, एंड भारतीय जनता पार्टी इज़ रिचर देन देम। वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, वो उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें अनाउंस करना पड़ा है कि आपने कहाँ से पैसा लिया। और आप जब इनके टाइमलाइंस को मैच करेंगे तो कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके यहाँ पे मानिए कि आज 2 तारीख को उनके यहाँ CBI या ED की रेड हुई है, और 8 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और 10 तारीख को उनके ऊपर केस बंद हो गया है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कि आप लोगों को डरा धमका के आप उनसे पैसे ले सकते हो, या जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो जब एजेंसी उनके लिए काम करती है तो वो एजेंसी को चुप करके कैसे उन्हें बस इलेक्टोरल बॉन्ड दे के बस खरीदना ही है ना आपको। सो दिस वॉज अ वेरी लीगल वे ऑफ डूइंग करप्शन। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस चीज़ को तोड़ दिया था। आज की तारीख में भी पॉलिटिकल डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इट इज़ वेरी शेडी इन इट्स ओन सेंस। और आज की तारीख में अगर आज मुझे कोई बोलेगा कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को डोनेट करो, आई जस्ट कांट डू इट, बिकॉज मेरे बैंक अकाउंट में दिख जाएगा कि मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी को 1 रुपया भी डोनेट कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो द रिपरकशन ऑफ दैट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। और ये सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा था। जो भी पावर में आता है वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले से आप कैसे उन्हें इकोनॉमिकली आप उन्हें डिस्टेबलाइज करो, कैसे आप उन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल करो। जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है इलेक्शन सीजन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं, वो एक बहुत सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के दौरान कंप्लीटली। इनफैक्ट इलेक्शंस में ही नहीं, इलेक्शंस के पहले से वो वॉरफेयर शुरू, आपके पास पैसे, इसे ना क्रिप्टोक्रेसी बोलते हैं। सो क्रिप्टोक्रेसी इज बेसिकली आप देश के लोगों का ही पैसा चुरा रहे हो और उसे इस तरह से यूज़ कर रहे हो देश के लोगों के काम के लिए जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, 80% देश आज की तारीख में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इतना डिपेंडेंट है कि हाइपरबोल नहीं है कि
लोग मर जाएंगे अगर आज गवर्नमेंट स्कीम्स बंद हो गई, तो भूख के मारे लोग मर जाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कीम्स 1-2 महीने के लिए भी बंद हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है, राशन से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, फर्टिलाइज़र से लेके, हर चीज़ पर गवर्नमेंट फ्री, इसे हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं, तो वो हमें गवर्नमेंट देती है। नाउ 80% लोगों तक आपको पहुंचना है। नाउ दिस इज, एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 20 लाख करोड़ एवरी ईयर ऑन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। अब आपको बस ये करना है कि आपको उन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर अपना फोटो लगा देना है, आपको सिर्फ उन पे अपना नाम लगा देना है। जैसे कि इतनी सारी स्कीम्स है जो राजीव गांधी के नाम पर है। राजीव गांधी वाटर जल योजना एक थी, तो राजीव गांधी अपने घर का पैसा नहीं लगा रहे थे वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, पर नाम किसका लगा? राजीव गांधी का लगा। आज कोई भी आप जनधन योजना हो गई, आज कोई भी आपका गरीब कल्याण अन्न वाली योजना हो गई, तो जो मुझे राशन मिल रहा है, तो वो जो मुझे पैकेट मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी अपने घर का पैसा लगा के नहीं दे रहे, या भारतीय जनता पार्टी अपने घर के पैसों से मुझे चावल या वीट या कुछ नहीं दे रही है, पर फोटो उस पर नरेंद्र मोदी का होगा। जो राशन की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है जो हर गाँव में होती है, वहाँ पे फोटो जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगा उनका होगा, या अगर जो स्टेट के सीएम हैं उन सीएम का फोटो होगा। वो आप बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी का फोटो लगा होगा, आप उड़ीसा में जाओगे तो पटनायक जी का फोटो लगा होगा। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि उनके लिए, अब मैं आपको जैसे एक ब्रांड बिल्डिंग बताती हूँ, तो आज अगर मेरे घर पर रोज राशन आ रहा है, अगर 10 किलो एक्स्ट्रा चावल मुझे मिल गया, तो मैं किसको थैंक यू कर रही हूँ? मैं नरेंद्र मोदी को थैंक यू कर रही हूँ। क्यों भाई? उन्होंने दिया है क्या राशन मुझे 10 किलो? नहीं, देश के लोगों ने ही जो टैक्स भरा है। एवरी टाइम मैंने ये कप खरीदा, मैंने ये कैंडल खरीदा, तो मैंने टैक्स दिया इसके ऊपर। मैंने इनकम टैक्स भरा है, अगर हम वो इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, तो देश के लोगों ने ही पैसा दिया है, वही पैसों से आपके घर पे राशन आ रहा है। तो आप देश के लोगों को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, आप प्रधानमंत्री को थैंक यू बोल रहे हो, या आप राजीव गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप इंदिरा गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप ममता बनर्जी को थैंक यू बोल रहे हो। वाई? इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे गेव फ्रॉम देयर पॉकेट्स। उन्होंने बस इंश्योर किया कि आप तक पहुंच रहा है वो चीज़ें। तो 80% को तो आप 20 लाख, आप मान लो कि 20 लाख करोड़ का बजट तो आपको ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का मिल गया, बिकॉज ये चीज़ तो रोज़ लोगों के घर पे जा रही है। अगर आपका दूरदर्शन चल रहा है, अगर आपका जो भी ये नेशनल चैनल्स हैं ये जो चल रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि दूरदर्शन का लोगो सैफरन कर दिया जो प्रसार भारती का, और उन्होंने बोला बिकॉज इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कलर। अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, राइट? यू सी सैफरन एवरी डे। आज मन की बात जब हमारे नॉर्मल चैनल्स पे रेडियो पे आती है, जो रेडियो गांव-गांव में लोग सुनते हैं, राइट? एंड इट इज़ डन ऑन पब्लिक एक्सपेंस। आज ये आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसों पे से ये सारी चीज़ें हो रही है। नाउ दिस इज़ एडवर्टाइजमेंट का फ्री पैसा फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में आई है उन सब ने इस चीज़ को यूज़ किया है, आज भी यूज़ करते हैं। कितना ज़्यादा आप उससे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो वो आपकी टैलेंट और आपके स्किल के ऊपर है। सो ये क्लेप्टोक्रेसी तब से शुरू हो जाती है। तो ये वॉरफेयर का जो हम बात कर रहे हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट बजट तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो गया। आपको ये होर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है जब आप 80% देश की जनता तक ऐसे ही पहुँच रहे हो। तो अब की बार 400 पार। एक सवाल है, से मैं उतने नंबर्स वगैरह तो मुझे नहीं आते, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एनीथिंग, बट आई डोंट थिंक दे कैन क्रॉस 400. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझाइए क्यों? बिकॉज अगेन आप साउथ इंडिया को देख लोगे तो इट्स अबाउट 132 समथिंग, उतने सीट्स हैं। उतने सीट्स पर लास्ट बीजेपी वन वॉज 30 सीट्स इन साउथ ऑफ इंडिया। डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन द वोट शेयर इन साउथ ऑफ इंडिया, बट दे कैन नॉट क्रॉस मे बी 50-60, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्रॉस कर सकते विदाउट अ प्रॉपर अलायंस विद द लोकल पार्टी। तो बीजेपी सिर्फ खुद के दम पे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 400 कर पाएगी, उतना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। अब मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। 330, 340 टाइप्स इज़ व्हाट आई हैव बीन रीडिंग दैट पीपल से। ताकि लोग अब की बार 400 पार को ज़्यादा गहराई से समझे, यहाँ हमें हल्के से सिविक्स 101 के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। ओके, ठीक है। सो 400 इज़ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बीजेपी बोल रही है कि हम इतने इतने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतेंगे, ठीक है ना। 400 इट्स अ ग्रेट स्लोगन बाय द वे, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज गिव अ वेरी एम्बिशियस नंबर। 400 का नंबर दिया तो शायद से आप 370 तक या आप 360 तक पहुँच पाओगे। सो इट्स अ great slogan for that matter, and it also rhymes with BJP's अब की बार मोदी सरकार। तो मैं आपको अगर ऐसा थोड़ा civics 101 देती हूँ about लोकसभा, तो there are about 543 लोकसभा seats across India।
इन इलेक्शन में जब हम वोट देते हैं तो हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो आपको नेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, जो दिल्ली में बैठेंगे जाके। और अगर मैं उड़ीसा में किसी एक पार्लियामेंट्री सीट से वोट कर रही हूँ तो उस इंसान को मैं वोट कर रही हूँ जो दिल्ली में मुझे रिप्रेजेंट करेगा या करेगी, जो नेशनल फोरम पे मेरे इंटरेस्ट की बात करेगा या करेगी। तो ये है लोकसभा इलेक्शन। इसके अलावा होता है असेंबली इलेक्शन। असेंबली सो देश भर में विधानसभा हम जिसे बोलते हैं, तो हर स्टेट के अलग अलग विधानसभा इलेक्शन होते हैं। तो जैसे गुजरात में 2 साल पहले विधानसभा इलेक्शन हुआ था, इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं वापस से। तो विधानसभा इलेक्शन में स्टेट का इलेक्शन होता है, कुल मिला के अराउंड 4120 विधानसभा सीट्स हैं। तो जब 400 पार बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम 543 में से 400 सीट्स जीतेंगे, बीजेपी 400 सीट्स जीतेगी। ओके, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिकली मुश्किल है यहाँ। पर क्या सरप्राइजेस हुए हैं भारत के इतिहास में? आई हैवंट ट्रैक्ड इट सो मच, बट आई थिंक इंडिया हमेशा से बहुत ही बट 2014 के बाद में देयर इज़ वेरी लिटिल रूम फॉर सरप्राइज नाउ। मतलब यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट है लोगों का। आप सोशल मीडिया पे सेंटिमेंट्स इतना देख पाते हो। सो हम लोग जैसे इलेक्शंस में वी डू सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कांस्टेंट होता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी जनरल सर्वे के हाँ आपका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो आपको सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स पे से ही पता चल जाता है कि कौन से मुद्दे के बारे में आपको स्पीच में बात करनी है, कौन से मुद्दे के बारे में नहीं बात करनी है, किस मोहल्ले में आप जा रहे हो, आपको कौन से मोहल्ले में किस मुद्दे के बारे में बात करनी है और किस चीज़ को नहीं बोलना है, किसको गाली देनी है, किसको गाली नहीं देनी है, किसकी तारीफ करनी है। ये सब बहुत माइक्रो लेवल पर अब आपको पता चल जाता है। तो नाउ सरप्राइजेस के लिए बहुत कम रूम है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स पर से ही सब कुछ पता चल जाता है। आपके ऑन ग्राउंड सर्वेज वगैरह आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्वे एजेंसीज हैं, तो वो काफ़ी अच्छे सर्वेज कर आपको नंबर्स बता देते हैं। बट एग्जिट पोल फॉर दैट मैटर बहुत ही बायस भी होते हैं, क्योंकि एक आपको हवा बनानी होती है ना। क्या होती है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल इज़ बेसिकली एजेंसीज होती हैं कुछ, और मीडिया हाउसेज ये करते हैं कि कौन सी सीट कौन जीतने वाला है। इट्स लाइक पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हुए हैं, पर वो ग्रह नहीं देख रहे हैं, वो आपके नीचे आके खाली देख रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में हवा बनाना चाहती है वो उनको पैसे देकर एग्जिट पोल अपने तरफ हवा करने के लिए बनाती है। तो अगर मान लो कि 10% भी शंका है कि यहाँ से यहाँ होगा, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन द विनिंग बोट। हर एक को जो जीत रहा है ना उससे वोट देना होता है। तो जब एग्जिट पोल आपको बोल रहा है कि अरे ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग बोलेंगे कि अरे जीतने तो यही वाला है ना, इसी को ही वोट दे दो। तो इस तरह से एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बट इन माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स आर स्पॉन्सर्ड, एंड देयर इज अ रीज़न ये स्पॉन्सर्ड होते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है। इस साल एग्जिट पोल्स आई थिंक बैन कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, सो यू कैन डू एग्जिट पोल्स एनी मोर। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ अब किस चीज़ से? सर्वे अब तो मीडिया ही आपकी है ना, आपने मीडिया ही खरीद ली, तो फिर आपको क्या सर्वे क्या एग्जिट पोल, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। आपको आज अगर रोज़ 9 बजे आके एक जन बोल रहा है कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, तो एंड मीडिया अभी भी ऐसा नहीं है कि टीवी लोगों ने देखना ही बंद कर दिया है, राइट? अभी भी लोग इतना ही टीवी देखते हैं, बढ़ा भी है न्यूज़ वगैरह देखना। रूरल बेल्ट्स में आप जाओगे, छोटे शहरों में जाओगे, तो रोज़ रात को डिनर टेबल पे टीवी देखते ही हैं, तो वो नैरेटिव वहाँ से ही बनना आपका शुरू हो गया है। तो अब आपको एग्जिट पोल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका एंकर ऐसे ही आके बोल देता है कि ये पार्टी जीत रही है, तो विदाउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स विदाउट एनी बेसिस। उनके खुद ही जर्नलिस्ट जो होते हैं वही उनके ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं। मुझे पता नहीं अगर मैं आपसे व्हाट्सएप के बारे में पूछूं या Tier 1, Tier 2, Tier 3 के पैटर्न्स, आई थिंक व्हाट्सएप से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इट स्प्रेड्स अक्रॉस अंटिल Tier 1 एज वेल। व्हाट्सएप के भारतीय इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन कीजिए फ्रॉम एन इलेक्शंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। एंड 110% ऑब्वियसली सारे पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोकस्ड है, उसी तरह आई फील दे इवन मोर फोकस्ड ऑन व्हाट्सएप। 100% व्हाट्सएप इज द बिगेस्ट चंक ऑफ इट। मतलब आई पर्सनली डोंट इंक्लूड इट टुगेदर। आई फील व्हाट्सएप थोड़ा मोर पर्सनलाइज्ड होता है। करेक्ट। तो अगर उसे डिवाइड करना होता, व्हिच वन वुड बी हेवियर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट्सएप more effective than Insta, YouTube, 100%. Facebook, everything put 100%. together. more because आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो, आप लड़ाइयाँ कर रहे हो व्हाट्सएप पे, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है व्हाट्सएप पे। मतलब आई थिंक फेसबुक वगैरह पे, फेसबुक ट्विटर पे आप फिर भी मिस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकते हो और उस पर एक्शन लिया जाता है। व्हाट्सएप पे
कोई तरीका ही नहीं है उस सोर्स को फाइंड आउट करना कि मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई है. मतलब मैं रणवीर, आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे जगहें मैंने देखी हैं एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डिस्टोपियन वर्ल्ड. ऐसे ऐसे गांव हैं जिनका कभी हमने नाम नहीं सुना है, इन प्लेसेस लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इन गुजरात, जहाँ पे हज़ारों लोग बैठ के रोज़ काम करें. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ डिस्टोपियन वर्ल्ड, जिनका काम एक मतलब बड़ा सा कैंपस है जिसके अंदर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को लेके. दे हैव मल्टीपल मोबाइल फोन्स विद देम एंड देयर ओनली जॉब इज़ कि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि ये व्हाट्सएप पे वायरल करना है, वो सिर्फ उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं. यस, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस. ये मतलब व्हाट्सएप फार्मिंग है. इट्स व्हाट्सएप फार्मिंग एंड इट लुक्स लाइक अ फार्म. दीज फोन्स आर लाइक क्रॉप्स. और ऐसा लगता है कि इनका काम है बस पानी डालना. तो ऊपर से जो मैसेज आया है आपको, हेडक्वार्टर से जो मैसेज आया है, जिस भी पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ से मैसेज आता है और इनका काम होता है इसे वायरल करना. पर डे इनकी अर्निंग्स क्या होती है? It can range anywhere from 200 to 500 rupees per person. इतना ये लोग, और देर आर मल्टीपल मोबाइल फोन्स ऐसे लाइन में लगे होते हैं और इनका बस ये काम होता है कि इस पे एंगेज करना और इन चीज़ों को वायरल करना. सो मतलब 2 से 5 लाख रुपए में आप तहलका मचा सकते हो आराम से. मतलब ये जो आजकल ट्विटर ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, मतलब लोग पता है मूवी, आप तो यू आर इन मीडिया, यू वुड नो अबाउट इट. इट इज बताओ, खुल के बताओ. तो आप जो ट्विटर पे ट्रेंड देखते हो कि नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है, और कुछ लोग पता है बहुत गर्व से बोलते हैं कि अरे मैं नंबर 1 पे ट्रेंड हो गया, 2 पे हो गया. 40,000 रुपये में ट्रेंड हो जाते हो आप. 40,000 में 2 घंटे के लिए रात को प्राइम टाइम पे ट्रेंड हो सकते हो. इंडिया लेवल पे, नॉट स्टेट लेवल. अगर नेशनल नॉर्मल स्टेट लेवल या सिटी लेवल में करना है तो और भी सस्ते में हो जाता है, बट 40-50,000 रुपये में मैक्सिमम आप ट्रेंड हो जाओगे. बिकॉज एल्गोरिदम को समझ लिया इन लोगों ने कि अगर ट्विटर पे आपको ट्रेंड होना है तो आपको सर्टन अमाउंट ऑफ ट्वीट कराने हैं सर्टन अमाउंट ऑफ अकाउंट से विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 मिनट्स. तो अगर 5-6 मिनट में अगर 2000 अकाउंट्स ने इस हैशटैग या इस नाम को लेकर ट्वीट कर दिया तो आप ट्रेंड हो जाओगे. तो सारी मूवीज़ जो आप ट्रेंड देखते हो, सारे पॉलिटिशियंस का जो आप ट्रेंड देखते हो, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड एंड इट्स वेरी चीप. तो व्हाट्सएप इज़ लाइक दैट. एंड व्हाट्सएप क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा फैलता है, आज मतलब दंगे हो गए हैं व्हाट्सएप की वजह से. मतलब वेरी इट हैज़ कॉस्टेड पीपल्स लाइव्स. आपने जो पालघर में जो इंसिडेंट हुआ था, इट वॉज अ व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से 2 जो सेंट्स थे उनको मार दिया. तो और उसकी वजह से ही आपने एक पूरा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव क्रिएट कर दिया. इट वॉज अ फेक न्यूज़ कम्प्लीटली. तो और व्हाट्सएप पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि अगर आज मुझे कुछ फॉरवर्ड होके आया है, आज ट्विटर पे अगर कुछ फेक न्यूज़ होता है तो नीचे कम्युनिटी नोट का आजकल वो फीचर आ गया है कि फेक है. या न्यूज़ मीडिया भी इतनी बेशर्मी नहीं कर सकता है क्योंकि न्यूज़ मीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट में दे आर आंसरेबल. बट व्हाट्सएप पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, मतलब मैं अपने फ़ोन से कर रही हूँ आज, दैट मैसेज हैज़ ट्रैवल्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ फोन्स एंड नोबडी विल नो वो मैसेज कहाँ से आया. तो बहुत ईजी है व्हाट्सएप पे बनाना एंड दैट्स वाई व्हाट्सएप फार्मिंग इज़ मोस्ट प्रेवलेंट. कैसे होता है तो एक तो आपके खुद के ग्रुप्स होते हैं. सेकंड जो आपकी मंडली वगैरह होती है जो कि लोकल लेवल पे बहुत होती है, राइट. आपकी मम्मी वगैरह भी किटी पार्टी के ग्रुप्स होते हैं, भजन मंडली होती है, स्वाध्याय के ग्रुप्स होते हैं, भजन वाले ग्रुप्स होते हैं, फिर आपकी सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हो गए, न्यूज़ ग्रुप्स हो गए. ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं इसमें इन्हीं के लोग होते हैं जो इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं, हु आर ओपिनियन शेपर्स. So they are thought leaders of that group and they will ensure that the messaging, हर फैमिली ग्रुप में पता है एक आध मामा फूफा ऐसे होते हैं जो कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को या एक ही पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हैं. दे आर प्रॉबेबली अ पार्ट ऑफ द पार्टी एज अ होल एंड दे आर द ओपिनियन थॉट लीडर. और ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी देती है, एक नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी ट्रेनिंग देती है कि आपको कैसे कॉन्वर्सेशन अपने फेवर में लेकर आना है, कैसे आपको क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको सामने वाले के लिए उनके अगेंस्ट में बोलना है. बट या बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि आप कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते हो, आप स्पेशली अगर आप यंगस्टर हो तो आपके पास तो बुद्धि है और आपके पास एनर्जी है कि कैसे गूगल करना है. तो हर चीज़ को गूगल करो, आप चीज़ों को फैक्ट चेक करो. जस्ट गूगल फैक्ट चेक वाई डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जस्ट टॉक अबाउट इट. एंड you it is our responsibility as young people to also correct the other generation. बट अब बात ये भी हो गई है ना कि आप जितना भी करेक्ट कर लो उनको, मतलब जो एक माइंडसेट बन गया है वो बन गया है. एंड यूजुअली ये कॉन्वर्जेशन लड़ाई की तरफ चला जाता है, जो कि बहुत सैड पार्ट हो गया आजकल की कॉन्वर्जेशंस का. This is an outcome of years of news consumption in my eyes. Years of I would say brainwashing at this point. मतलब आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो या आम आदमी के सपोर्टर हो, मेरे दोस्त पहले हो ना, तो मतलब मैं कैसे, हाउ डू आई ब्रेक अ फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर दैट मैटर. सो लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि जब मैं बीजेपी वालों की भी मदद करती हूँ जो मेरे दोस्तों को टिकट मिलती है. मैं कांग्रेस में भी अगर किसी दोस्त को टिकट मिली है तो मैंने कभी मदद की है, आम आदमी में भी मैंने मदद की है, बिकॉज ये मैं अपने दोस्तों की मदद कर रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद नहीं कर रही हूँ. और आज लोग
रिलेशन शादियाँ टूट रही. आई हैव सीन मैरिजेस ब्रेक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस. रियली. सो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ टुडेज इंडिया, बिकॉज इतने पॉलिटिकल हो गए हैं लोग, मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो गया उस लेवल पे, जो कि पहले नहीं होता था. एंड द फन पार्ट, मैं आपको सबसे फन बात बताती हूँ कि पॉलिटिशियंस इतने पोलर नहीं है. पॉलिटिशियंस सब एक साथ चिल करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दोस्त हैं. आपको जो लग रहा है कि वो एक दूसरे को तलवारें मार रहे हैं, वो जब कैमरा ऑन होता है वो सिर्फ तभी तलवारें चला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर. अदरवाइज सारे पॉलिटिशियंस बिजनेस करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस चिल करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे एक साथ मिलकर फॉरेन में किसी कॉलेज में जाते हैं, वो वहाँ पे एक साथ चिल करते हैं. सब पॉलिटिशियंस, हम बोलते हैं ना कि वो सब मिले हुए हैं, वो वाला जो मीम है, एक्चुअली में सही बात है कि सब बहुत अच्छे, एंड एवरीवन इज ऑन वेरी गुड टर्म्स विद ईच अदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब एज पॉलिटिशियन आपका पार्लियामेंट में आपका रोल एक्टिवेट होता है, पार्लियामेंट के बाहर यू हैव टू बी सिविल टू ईच अदर, एंड मोस्ट पॉलिटिशियंस आर सिविल टू ईच अदर. मतलब आप बहुत सारी डिबेट्स देखेंगे, आप सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच का वो एक पोइटिक एक्सचेंज है, आप वो देखेंगे. दैट वाज सो ब्यूटिफुल एट दैट टाइम कि लोग बहुत सिविल हुआ करते थे एक दूसरे को लेकर, कि मुद्दा अपनी जगह पे है पर एक पर्सनल डिग्निटी जो होती है, पर्सनल इंटीग्रिटी जो होती है, वो अपनी जगह पर है. जो अब धीरे धीरे जो ये पॉलिटिशियंस आपको जानते भी नहीं, इस पॉलिटिशियन को आपका नाम भी नहीं पता है, और आप उन पॉलिटिशियन के लिए अपनी दोस्ती तोड़ रहे हो, आप उन पॉलिटिशियंस के लिए अपने घर में कलेश कर रहे हो लोगों के साथ में, और वो पॉलिटिशियन वहाँ मज़े ले रहे हैं. तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है. ऑफकोर्स येस, लाइक सर्टन थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. आई विल जज यू एज अ पर्सन कि अगर आप बोलोगे कि जेनोसाइड होना चाहिए, राइट, तो वो एक चीज़ है. बट आई विल नॉट ब्रेक माई फ्रेंडशिप विद यू बिकॉज आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप एक पॉलिटिशियन को अपना भगवान मानते हो. थोड़ा ब्रूटल सवाल है, पर क्या हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, और क्या ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? नहीं, अगर सारे हिंदूज बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी साउथ इंडिया में जीत रहा होता. पर अगेन हिंदूइज्म इटसेल्फ इज़ वेरी डाइवर्स. हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर जो है बहुत डाइवर्स है, जिसमें अलग अलग कास्ट आते हैं, अलग अलग जातियाँ आती हैं, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो बहुत अलग अलग तरह से वोट देते हैं. बट फॉर श्योर बीजेपी ने जो 87% जो वोटर्स को जिस तरह से अपनी तरफ मोबिलाइज कर लिया है, इट इज़ समथिंग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं किया है. एंड दैट्स वाई बीजेपी हैज़ अ ह्यूज हिंदू सपोर्ट. इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी इस बार अगर बीजेपी का जितना इनरोड्स आ रहा है, एंड बीजेपी इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग इन साउथ ऑफ इंडिया, इज बिकॉज ऑफ हाउ दे हैव टेकन हिंदूज ऑन देयर साइड एंड दे हैव मेड ऑल हिंदूज कंफर्टेबल विद देयर आइडियोलॉजी. और बीजेपी ने सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने डिलीवर भी किया है उस आइडियोलॉजी को कंप्लीट करते हुए. People get very surprised when I say this to them, but a lot of Muslims, even though they don't like certain things, but पॉलिटिक्स में ना करनी और कथनी में भी बहुत फ़र्क होता है. आप कुछ चीज़ें बोलते हो जिससे आपको वोट मिलता है, पर आप करते नहीं हो. बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी स्पीचेस वगैरह में उनके लीडर्स बोलते हैं, वो एक्चुअली में उतना ग्राउंड पे अनरेस्ट नहीं होता है. तो बिकॉज जब गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, ये तो सबको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन मिलते हैं ना, तो वो मुस्लिम्स का भी लाइफ उसमें बेटर हुआ है, तो मुस्लिम्स भी बीजेपी को वोट देते हैं. ट्रेडिशनली कुछ जगहों पे अब कैसा होता है ना कि आप एक ग्रुप में मिलके वोट देते हो, तो अगर आपके वो लीडर ने बोल दिया कि इसको वोट देना है तो आप इसको वोट दोगे. बट बीजेपी हैज़ डन रियली वेल विद दोज ग्रुप्स एज वेल नाउ. सो जो ग्रुप लेड, मास लेड वोटिंग होती है, वो अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ होने लगी है. ऑल्सो बिकॉज दे हैव सो मच मनी, सो दे कैन ऑलवेज गिव मनी टू द इन्फ्लुएंसर्स. मतलब these are real influencers. मेरे जैसे लोग नहीं. Yeah. Real world influencers. No, I mean, I think you have influenced so many people in all the right ways. You're aware कि इस पॉडकास्ट में से बहुत सारे क्लिप्स काटो के ट्विटर पे वायरल जाने वाले हैं ना? I hope so. I hope they don't. This is not my job, by the way. This is not what I do professionally. मैं professionally क्या करते हो आप? वो भी बताइए. So professionally I run a company called India Action Project, जिसमें हम रूरल इंडिया पे जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार क्रिएशन पे हम काम कर रहे हैं. तो अभी जैसे 2 साल में हमने 1800 लोगों को रोज़गार दिया है. थैंक यू. जो कि महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं. दिस इज़ मोस्टली टारगेटेड इन रूरल इंडिया. बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि भारत को बदलना है, आप असल में भारत को बदल रहे हो. हाँ, मतलब मैंने ये सब कर करके यही देखा कि मतलब रोज़गार अगेन जैसे ना एक पॉलिटिकल मुद्दा बन ही नहीं सकता. मतलब मैं ऐसे लोगों के, मेरे पास वीडियोज़ हैं, आई विल शेयर इट विद यू. मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ जिन्होंने वोट किया था बीजेपी गवर्नमेंट को क्योंकि उन्होंने रोज़गार प्रॉमिस किया था. 10 साल बाद भी आज उनके पास नौकरी नहीं है और वो बोल रहे कि हाँ हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे. सो रोज़गार अगर पॉलिटिकली सॉल्व हो सकता
और ये चीज़ जब ऑपोजिशन बोलता है कि रोजगार सॉल्व नहीं किया, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय पॉलिटिकल इंटेंट ओनली. तो इसके लिए हमें बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोचेस चाहिए, एंड दैट्स वाई आई एंड माई को फाउंडर वी डिसाइडेड कि हमें शायद से एक वो NGO वाला अप्रोच नहीं लेना है, हमें एक प्रॉपर बिजनेस अप्रोच लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. हमें नहीं पता हम कितना सॉल्व कर पाएंगे, बट इट्स बीन अ लर्निंग, और वी हैव लाइक दिस ह्यूज थिंग अबाउट 1 लाख जॉब्स इन 10 years. तो क्रिएट करना, जॉब्स को क्रिएट करना, बिकॉज अभी हम लोग जॉब्स को मैच करते हैं, बट रियलिटी ये भी है कि जॉब्स नहीं है इंडिया में. तो आप मैच किससे करो? स्किल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, तो हम स्किलिंग पर काम करते हैं, फिर जॉब्स दिलवाते हैं. जॉब्स अगर नहीं मिल रहे तो जॉब्स क्रिएट करवाते हैं. तो उन चीज़ों पर हम अभी काम कर रहे हैं. रूरल जेनजी किस नज़रिए से वोट देते हैं? सो जेंजी का भी एज अ फिनोमेना हमको थोड़ा समझना चाहिए कि जेंजी जो हम देखते हैं, जो ड्रिप स्ले ऐसी बातें करते हैं, इट्स अ वेरी बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर थिंग. ठीक है, लाइक जेंजी अक्रॉस इंडिया डजंट स्पीक दैट वे. जेंजी इज एवरीवन जो 94 के बाद में पैदा हुए थे, विच इज एंड दे आर गोइंग टू बी 40% वोटर्स इन दिस इलेक्शन. 40% वोट जेंजी देने वाले हैं इस इलेक्शन में, होपफुली अगर वो वोट देने जाएंगे तो. उस 100% जेंजी में से बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर कितना है? Tier 1 कितना है? Tier 1 would probably be like what, 10%. हाँ, बाकी आप मान लो ना कि अगर हम अर्बन, सो इंडिया 70% रूरल में रहता है, 30% अर्बन में रहता है. अर्बन में 6500 से ज़्यादा शहर हैं, शहर और छोटे टाउन से मिला के. तो आप सिर्फ उसमें ये 8 सिटीज़ जो हम मेजर मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ा अर्बन इंडिया है, और वहाँ पर भी बहुत बड़ा जेंजी है. तो जेंजी किस नज़रिए से, योर क्वेश्चन वाज? वोट या जनरली पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे लेते हैं? ओके, एजुकेशन तो वो सोशल मीडिया से ही लेते हैं, 100% सोशल मीडिया. वोट कैसे करते हैं? ओके, तो अभी तक लोगों को लग रहा था कि जेंजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड दैट जेंजी विल स्टिल नॉट वोट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, दे विल स्टिल वोट फॉर रिलीजन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. जेंजी इज़ वेरी रिलीजियस, वे मोर रिलीजियस देन मिलेनियल्स. या दे हैव, उनका बहुत ही सेट रिलीजियस प्रैक्टिस है. दे डू देयर prayers every day, they are very much more religiously involved. तो अगर हमें लग रहा है कि जेंजी रिलीजन से दूर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जेंजी ज़्यादा रिलीजियस है मिलेनियल्स के कंपैरिजन में. और सो एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि आप ना लोगों को, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमने घर में सुना होता है कि हमें इसे वोट देना है, उसे वोट देना है. फिर हम दुनिया में बाहर जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, हम जॉब करने जाते हैं, तो हमारी खुद की एक आइडेंटिटी शेप होती है और हमारा खुद का एक ओपिनियन शेप होता है. आज जेंजी के पास वो बाहर जाने का मौका ही नहीं है. आज वो जेंजी खुद की आइडेंटिटी शेप ही नहीं कर पा रहा है. तो उस जेंजी को जो आइडेंटिटी आप दे देते हो वो ले लेता है. तो आज का जेंजी इंजीनियर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, लेकिन वो क्षत्रिय होगा, लेकिन वो दलित होगा, लेकिन वो ब्राह्मण होगा, है ना. तो उसने वो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे मेरे इस हक के लिए लड़ना है, जो हक मैंने कमाया ही नहीं है. आज मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ या क्षत्रिय घर में पैदा हुई हूँ या दलित घर में पैदा हुई हूँ, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट. बट दिस इज़ एन आइडेंटिटी दैट इज़ गिवन टू मी बाय द सोसाइटी. तो मुझे जो भी आइडेंटिटी मिल रही है इस उम्र में, मैं उसे ले लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास नौकरी वोकरी तो है नहीं है. मैं करूँ क्या? मैं कैसे अपने आप का ईगो बूस्ट करूँ? मैं कैसे अपनी डोमिनेंस दिखाऊँ? तो मैं रिलीजन और कास्ट आइडेंटिटी को अपना लेती हूँ. Everyone wants to feel a sense of belonging. करेक्ट. और कास्ट आपको वो बिलोंगिंग दे देती है, और पॉलिटिकल कास्ट गेम आपको एक वो बिलोंगिंग दे देता है, और आपको एक रीजन दे देता है लड़ने का किसी चीज़ को लेके. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी एक को एनिमी बनाना. पॉलिटिक्स में अगर आपको जीतना है तो आपको हमेशा एक स्केपगोट बनाना पड़ता है, एक बलि का बकरा बनाना पड़ता है. तो अगर आपके पास एक आइडेंटिटी है, तो अगर आज मैं हिंदू हूँ तो मेरा एनिमी बना दिया मैंने मुस्लिम्स को. अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा एनिमी बना दिया हिंदू को. आज अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मेरा एनिमी बना दिया SC/ST को. अगर मैं SC/ST से बिलोंग करती हूँ तो मेरा एनिमी बना दिया जनरल कैटेगरी वाले लोगों को. तो हमेशा ये जो स्केपगोट वाला जो गेम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में अगर आपको जीतना है. दैट इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वोट क्योंकि दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, वो डेली वेज अर्नर्स हैं. एक दिन अगर उन्हें वोट देने जाना है तो उनका उस दिन का दिहाड़ी कट जाएगा, तो वो वोट देने नहीं जा रहे हैं लोग. तो अगर ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को नहीं बोल सकती कि आप मेरे लिए लड़ो, अब यू फाइट अ वॉर फॉर मी विद अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट बी लाइक, हाँ ये अमीर लोगों का चोचला है, ये लोग खुद अपना हैंडल कर लेंगे, अनलेस यू आर पेइंग देम. तो जैसे रैली वगैरह होती है उसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए वो लोग आते हैं. मतलब बहुत सारे जो घर में काम करने लोग आते हैं. अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अगले 1 महीने में छुट्टी लेकर चले जाएंगे अपने अपने गाँव में, बिकॉज आप जितना पूरे महीने में उतना नहीं देते हो, उतना वो 10 दिन की रैलीज अटेंड करने में कमा लेते हैं. उससे डबल ट्रिपल कमा लेते हैं एक्चुअली. सो
यस। आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपनी चॉइस से इस गर्मी में रैली अटेंड करने जाएगा? कोई नहीं जाता, मतलब पार्टी के खुद के लोग भी नहीं जाते। मतलब अगर मेरे दोस्त का रैली है, मैं खुद नहीं जाऊंगी उसके रैली में उसको सुनने के लिए इतनी गर्मी में। तो इन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप खुल के इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, आप ये मानते हो कि पॉलिटिशियंस नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, सब मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मतलब मैं हम लोग सभी बात करते हैं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जो किसी को नहीं पता है। तो ये सबको पता है, और मतलब वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फैमिली हैं। मतलब मैं अगर प्रोफेशनली ये चीज़ कर रही होती तो शायद मैं डरती बोलने से, पर ये दोस्त लोग हैं, मैं कुछ भी बोलूँगी ये मेरे दोस्त ही रहेंगे और मैं इनकी दोस्त ही रहूँगी। आप प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि 1 साल से जब भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होती है इनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट दीजिए और फिर एक एडवांस्ड ओपिनियन भी दीजिए। सो प्रशांत किशोर इज़ अ प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंट, जिन्होंने अब खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है जन स्वराज करके बिहार में, एंड आई थिंक ही इज़ बीन डूइंग वेरी गुड वर्क विद द पार्टी। वो अभी तक 2014 का जो इलेक्शन था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रशांत किशोर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट, कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्या प्रॉमिस करना है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाना है। तो वो तब से कंसल्ट कर रहे हैं, और वो अलग अलग पार्टीज़ को कंसल्ट करते हैं, और वो प्रोफेशनली इस चीज़ को करते हैं। और अब उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली कंसल्ट ना करना छोड़ के खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। क्यों? आई थिंक जब आप बहुत पॉलिटिक्स को करीब से देख लेते हो तो आपको इन जनरल प्रॉब्लम्स भी दिखने लगते हैं। इट्स अ वेरी स्टार्टअप अप्रोच ऑल्सो, आई थिंक, राइट? लाइक जब आप एज अ मार्केटिंग एजेंसी आपने इतने D2C ब्रांड्स को लॉन्च किया होता है, तो एक दिन आपको लगता है मैं खुद का भी D2C ब्रांड क्यों ना लॉन्च कर लूँ, जब मैंने इतने D2C ब्रांड्स को सेल्स बढ़ाने में हेल्प किया है। तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लिया है। हाँ, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही हो तो हम भी यही कर लेते हैं। तो एक तो उनके पास न्यूएंस है, नॉलेज है, वो बिहार के हैं। आई थिंक ही हैज़ हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, क्योंकि बिहार को सही में बदलाव की ज़रूरत है। मतलब बिहार के साथ जितना धोखा बिहार के नेताओं ने किया, आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में किसी स्टेट के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने बिहार चूज़ किया, और बिहार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है पॉलिटिकली, तो इसलिए आई थिंक ही हैज़ गॉन इनटू दैट। एंड ऑल्सो अगर आप एक रीजनल पार्टी बनाते हो तो आपके अलाइंसेस करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप किसी भी बड़ी पार्टी के साथ अलाइंस कर सकते हो, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, सो व्हेन प्रशांत किशोर वाज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बहुत नई चीज़ थी इंडिया में। कभी पॉलिटिकल कंसल्टिंग का माहौल, मतलब इट वॉज नॉट, वो फैशन नहीं था। मतलब आज तो आपको इस बिल्डिंग में 4 पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। तो आज इतने पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं। क्या करते पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स? पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ पे किसके साथ अलायंस करना चाहिए, क्या कैंपेन रन करना चाहिए, क्या प्रोमिसेस करने चाहिए, मैनिफेस्टो कैसे बनाना चाहिए, क्या प्रॉमिस करना चाहिए उसमें। जो एक्चुअल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। और बट फिर भी मतलब आप इलेक्शन पॉलिटिकल कंसल्टेंट की वजह से नहीं जीतते हो, इलेक्शन हमेशा नेता की वजह से ही जीतते हो। क्यों? सी पॉलिटिकल कंसल्टेंट आपको सजा सकता है पर वो आपको सुंदर नहीं बना सकता, है ना? मतलब मैं आपको मेकअप कर सकती हूँ, बट अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो मैं आपकी स्किन को मतलब 360 डिग्री नहीं चेंज कर सकती। आई कैन ओनली ट्राई टू फिक्स द फ्लॉज। तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम इज़ लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो आपको मेकअप कर सकते हैं, बट अंदर से ही सड़न है तो वो नहीं उस चीज़ को चेंज कर सकते। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को जैसे कंसल्ट किया था फॉर यूपी इलेक्शंस एंड दे लॉस्ट मिजरेबली। इफ़ द पार्टी, अगर नेता करिस्मेटिक नहीं है तो आप उसे हीरो नहीं बना सकते, बट हीरो पोटेंशियल होना चाहिए। तो पोटेंशियल निकालने का काम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का होता है। तो पर हीरो होना चाहिए। लाइक यू कांट consult, like I will never consult somebody I know who is losing, like even if it's my friend I will tell them कि हाँ मतलब जमानत भी जब्त होने वाली है भाई तुम्हारी, मतलब क्यों, मतलब why waste my and your time also, anybody's time for that matter। तो ये कैसे स्पॉट कर लेते हो कि कोई कैरिज्मेटिक है या नहीं है? पर्सनैलिटी, करिश्मा इज़ वेरी लाइक somebody enters the room and you know कि करिश्मा है या नहीं है उनके अंदर। जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग किस तरह उनसे कनेक्ट करते हैं, कि क्या आप बहुत पॉश हो, क्या आप बहुत जैसे मैं बहुत अमीर लोगों को मिलती हूँ, है ना, और सबको जब पैसे कमा लिए होते हैं तो हमेशा 2 चीज़ें लोग चेस कर रहे हैं, राइट? इधर इट्स रिकग्निशन और मनी। तो पैसे मिलने के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होता है कि रिकग्निशन मिले, और रिकग्निशन कैसे मिले, तो पॉलिटिक्स में जाके मिले। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिनको पॉलिटिक्स में जाना है एंड दे हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे थिंक दैट मनी कैन फाइंड देयर वे इनटू पॉलिटिक्स, कि पैसा दे के वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मतलब अगर आप मैं हमेशा उनसे यही पूछती हूँ कि अगर कोई फीमेल CEO है और वो बोल रही है मुझे पॉलिटिशियन बनना है, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आप
वर्सोवा ब्रिज के नीचे जाके, गोखले ब्रिज के नीचे जाके धरना दे सकते हो 2 दिन के लिए। आप बैठ सकते हो उस धूप में, आप नीचे बैठ सकते हो, अपने कपड़े आपके गंदे होंगे, ख़राब होंगे, इन सब चीज़ों को हटा के, कि आप किसी के घर में रह सकते हो जाके। आज आपने कितने सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे पॉलिटिशियंस के जो हाथ मिला के लोगों से हाथों को पोंछते हैं और सैनिटाइजर से वाइप ऑफ करते हैं। तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पीपल। आप उनके सामने इतने पॉश कॉर्पोरेट वाले बन के जब जाते हो, लाइक आर यू एबल टू रेजोनेट विद देम एट ऑल? लाइक नरेंद्र मोदी फॉर दैट मैटर, आज वो अगर अडानी के साथ रेजोनेट करते हैं तो आज वो एक डस्कोरी में किसी एक गाँव के आदमी के साथ भी रेजोनेट करते हैं। उनको हर भाषा बोलनी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है एक पॉलिटिशियन का, कि आप लोगों के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो, आपकी स्पीच कैसी है, आप बोल कैसे पा रहे हो। बिकॉज half the battle is won if you are a good speaker. Half the battle is won if you are a good speaker. but आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, आप लोगों को होल्ड कैसे करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज पॉलिटिक्स सेट करने के लिए तो 50 लोग बैठे हैं आपके लिए। आप उस चीज़ को कैसे कैपिटलाइज कर पा रहे हो उन स्ट्रेंथ्स पर? यहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, मोटी चमड़ी होनी चाहिए आपकी, कि आपको कोई कुछ भी बोल जाए आपको, आप मजे ले रहे हो खाली। मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा मोटी चमड़ी किसकी हो सकती है? आप सोचो, आज मतलब जितना ट्रोल राहुल गांधी को किया जाता है, नरेंद्र मोदी को किया जाता है, ममता बनर्जी को किया जाता है। TRP का नाम सुना? यस, द रणवीर पार्टी। Oh no. We should definitely launch one there is a TRS party. There is, now we need a TRP. We have you have a thick skin, of course, because you get memed all the time. But you know, in our political war rooms also now we have started keeping meme teams. So, meme teams? Yeah, जो खुद ही meme, because meme culture में जाना is so needed. Like अगर आप meme culture में नहीं हो, then you are out of context. Then you are out of the culture. So हम खुद memes बनवाते हैं, हम खुद पॉलिटिशियंस को जब देखते हैं, जो नए पॉलिटिशियंस हैं, ऑफकोर्स वो थोड़े हो जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। बट धीरे धीरे जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें पता है कि उनका मीम होना बहुत जरूरी है, कि अगर कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा है, बहुत जरूरी है। अगर वो मीम कल्चर के थ्रू है, वो आपके लिए पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव है, बिकॉज आपका दिखना जरूरी है। कैसे दिख रहे हो उतना जरूरी नहीं है जितना दिखना जरूरी है। और आप ज्यादा दिख तभी सकते हो जब आप मीम हुए हो। अगर आपका मीम नहीं बना है, देन यू आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू आर आउट ऑफ कल्चर। कभी पेला है किसी को आपने? नहीं। बस मैंने oh yeah, because you have the team. Oh, I am so sorry, the tube light अभी हुआ मुझे। Never mind. बताइए इसके बारे में। पूछो ना, मैं मौत के बारे में मौत के बारे में सोच, पॉलिटिशियन मौत के बारे में सोचता। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें गोली मारने वाले हैं। मतलब दे, लाइक आई नो 2 such people who have completely accepted कि किसी भी दिन मुझे गोली मार के मार दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिशन, दे कीप एंड दे, वो इतना ज़्यादा अर्क करते हैं कि किसी दिन तो थिक स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा वैसा। सो हाँ, मतलब वो लोग तो बहुत मौत के बारे में मतलब, और कुछ लोग हैं जो खुद को इन्विंसिबल समझते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मौत कभी होगी ही नहीं। तो ये होता है पॉलिटिक्स की दुनिया में, खुद को ज्यादा ही इनविंसिबल समझने लगते हैं लोग। सी, नार्सिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। अगर आप नार्सिसिस्ट नहीं हो तो आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हो, इन माय ओपिनियन। तो नार्सिसिस्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड आप नहीं खुद से होगे तो कोई और कैसे होगा आपसे ना। तो नार्सिसिस्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होते ही हैं। इनविंसिबिलिटी भी एक पॉइंट पे आ जाती है, बट यू नीड दैट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट यू आर नॉट इनविंसिबल। बट सी, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो माया ना। मतलब जैसे माया शक्ति का खेल है, तो मतलब ये माया आपको ऐसा उलझा के रखती है जहाँ पे आपको लगता है कि आप इनविंसिबल हो, आपकी एज ही नहीं हो रही है, आपको सब प्यार कर रहे हो, और एक पॉइंट के बाद में आप सिर्फ येस सर्स के साथ सराउंड होने लगते हो, जो हर कोई आपको येस सर येस सर येस सर बोल रहा है। तो हर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के पास जितने येस सर होते हैं उसके 5 गुना ज़्यादा नो सर भी होते हैं। बिकॉज अदरवाइज एक पॉइंट के बाद में, लाइक डू यू थिंक नरेंद्र मोदी के सामने उनको बुरा बोलने की किसी की ताकत होगी? मतलब इट इज़ सो डिफिकल्ट कि उस ऑरा के सामने खड़ा होकर उनको बोलना कि आपके अंदर ये कमी है। बट डू यू थिंक नरेंद्र मोदी डजंट हैव दोज पीपल? ही 100% हैज दोज पीपल हु गिव्स हिम अ क्रिटिकल फीडबैक, जो उनको क्रिटिसाइज करें और वो सुनते हैं ताकि वो उन चीज़ों को करेक्ट कर पाए। या राहुल गांधी फॉर दैट मैटर, ही नीड्स टू, आई थिंक वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल इज दैट ही इज सराउंडेड बाय पीपल हु कॉन्स्टेंटली वैलिडेट एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग विदाउट गिविंग अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन। सो एज अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, आई थिंक every successful politician that I've seen, they have more people जो उन्हें critical feedback दे सके versus people जो सिर्फ yes sir कर रहे हैं हर चीज़ में। नितिन गडकरी इतने पॉपुलर बने कैसे हैं, क्यों है? और सी, सरफेस लेवल आंसर हर किसी को पता, पर एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करा उन्होंने, एंड उनकी टीम किस तरीके से काम करती है? वो संघ से निकलते हैं। नितिन गडकरी का सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि वो एक आरएसएस के
काडर में से निकलते हैं, वो उन्होंने बहुत स्क्रैच से काम करना शुरू किया. ही इज़ नॉट अ पैराशूट पॉलिटिशियन जो एक दिन बस लॉन्च हो गए, है ना. उन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम किया. तो महाराष्ट्र में उनका पॉपुलैरिटी एनी विच वे काफ़ी अच्छा था. एट द सेम टाइम उन्होंने जो अपना ब्रांड बनाया है अराउंड एग्जीक्यूशन, वो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स अ ब्रांड एक्सरसाइज ऑल्सो, लाइक, एंड आई कैन सी थ्रू अ ब्रांड एक्सरसाइज व्हेन इट्स अ ब्रांड एक्सरसाइज. जब वो एक PR एजेंसी का काम है तो मुझे दिखता है कि वो एक PR एजेंसी का काम है. तो इट्स एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ ब्रांड और उन्होंने उस चीज़ को डिलीवर भी किया है. एक वो पॉपुलैरिटी है उनका ज़्यादातर पॉपुलैरिटी जितना मैं बोलूँगी कि दूसरे पूरे देश भर के रूरल बेल्ट्स में जितना नहीं है उतना अर्बन बेल्ट्स में, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं और वो काम की बात करते हैं, वो रोड्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की. आपने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखा है और हम सब ने देखा है. मतलब आज के 5 साल पहले जब मैं रोड्स पे अगर घूमती थी मुझे कमर दर्द होता था, अब मुझे थोड़ा कम कमर दर्द होता है अगर मैं रोड्स पे इतना ट्रैवल करती हूँ तो. एंड यू कैन सी थ्रू दोज थिंग्स और वो आपको डेवलपमेंट उनका किया हुआ काम दिखता है और वो क्लेम करते हैं उस काम को. बट आई डोंट थिंक हिज पॉपुलैरिटी नेसेसरीली वर्क्स इन हिज फेवर, बिकॉज इन भारतीय जनता पार्टी द लेस पॉपुलर यू आर द बेटर इट इज़ फॉर योर पॉलिटिकल करियर. फॉर एग्जाम्पल एनीवन, अगर आप पॉपुलर हो तो आप सबकी आंखों में खटकते हो. किसका करियर बेनिफिट्स ले रहा है आप बताओ ना, आपको आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स के नाम पता है भारतीय जनता पार्टी के? आपको हमारे आप गुजरात या यूपी के मुझे 4 मिनिस्टर के नाम बता दो. नहीं पता लोगों को. पीपल ओनली वोट फॉर बीजेपी, पीपल ओनली वोट फॉर मोदी. आज की तारीख में लोगों को अपने कैंडिडेट्स नहीं पता, उनको पता है कि हमें कमल पे बटन दबाना है. तो वो सिर्फ कमल और मोदी, मतलब आई स्पीक टू सो मेनी पीपल, आई मेक दोज वीडियोज ऑन माई फोन समटाइम्स और द अदर. हम मोदी को ही वोट दे रहे हैं. लाइक देर इज द मोदी मैग्नेट मैजिक, like they only vote for Modi. There is nothing other than Modi. Okay. And in BJP, in their branding exercise, anybody trying to become bigger than Modi is not seen positively. कोई कोशिश करता है? हाँ, करते हैं लोग. मतलब यही कुछ लोग कोशिश करते हैं बट फिर धीरे धीरे उनको कर्टेल कर दिया जाता है. बस यही था आज का पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते. बस हमें नॉलेज देते रहो माता. थैंक यू. एंड ऑफ TRS. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. श्रुति चतुर्वेदी इज़ अ TRS ऑल स्टार. बताइए अगली बार इनसे किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए. ऑनेस्टली मेरे दिल में मैं ये चाहता हूँ कि श्रुति हमारे साथ हर महीने एक पॉडकास्ट करे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बातें हमें समझाए और पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखना चाहिए ये भी हमें यही समझाए. क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये खुद पॉलिटिशियंस के साथ बहुत क्लोजली काम करती है. शी स्टडीज पॉलिटिक्स, शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉमेंट्री. इनके अनबायस्ड सीधे ओपिनियंस रहते हैं एंड शी इज़ अ प्लेजर टू टॉक टू ऑन TRS. तो बताइए अगली बार किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए हमें श्रुति चतुर्वेदी के साथ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते एंड जय हिंद.